GIT रिपोर्ट्स अल्लाह करते करते उन्होंने वो पब्लिश कर दी। वो ये छोटी चोरी या कोई ये मोटरसाइकिल और गाड़ी की चोरी की बात नहीं है। 158 का तो वो खुद कन्फेस कर चुका है। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी खत्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर खत्म कर दी गई। मुझे खदशा है कि इन इंकशाफात के बाद मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार दिया जाएगा। जो GIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। कादिर पटेल ऑफ PPP डायरेक्टेड द अक्यूज्ड टू किल जलील ब्रदर ऑफ रज़ाक कमांडो, ये वो डिस्क्लोज कर चुका है। तो शर्जील मेमन और उज़ैर मुजफ्फर टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे, ये लिखा है इसमें। फिर ये आगे कहते हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर। जो कत्ल करवाते हैं वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर घूम रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा इत्तिशाम। आज वफाकी वजीर बहरी अमूर और जहाज रानी अली जैदी साहब जो है वो काफी रेलिवेंट रहे पूरा दिन। उन्होंने उज़ैर बलोच की GIT की रिपोर्ट पर कई तरह के सवाल जो हैं वो उठा दिए, जिसके बाद सियासी माहौल में काफी तनाव बढ़ चुका है। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने जारी की रिपोर्ट और उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट असली नहीं है। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुकम्मल जालसाजी पर मबनी है, ये भी कहना था उनका, और इसमें तब्दीली भी की गई है। ये वो तमाम इल्जामात हैं जी जो आज वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब से लगाए गए हैं, और साथ ही अली जैदी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने की अपील भी की है। वफाकी वजीर अली जैदी ने दावा किया है कि ये वो रिपोर्ट है ही नहीं जो GIT ने रिलीज की। अली जैदी ने मजीद एतराजात में ये भी कहा कि GIT की रिपोर्ट के हर सफे पर दस्तखत है, जबकि GIT में 6 लोग थे। इस रिपोर्ट में इनके दस्तखत नहीं जो सिंध हुकूमत के मातहत थे। अली जैदी ने यह भी इंकशाफ किया कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी रिपोर्ट 35 सफात पर मुश्तमिल है, जबकि जो असल रिपोर्ट है वो 43 सफात की है। एक GIT पर 4 और दूसरी पर जो है वो 6 लोगों के दस्तखत हैं। जबकि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी आज, और उसमें उन्होंने कहा कि GIT को तो मैं मशकूक समझता हूं, और ये भी कहा कि सिंध हुकूमत की GIT रिपोर्ट में सिर्फ उज़ैर बलोच के जराइम का जिक्र है और वो सफ़हात ही गायब हैं जिनमें ये जिक्र है कि किसके कहने पर आखिर ये जराइम किए गए। उज़ैर बलोच ने आखिर किसके लिए 198 लोगों को कत्ल किया। उज़ैर बलोच की तरफ से इन तमाम इंकशाफात के बाद ही कहा गया है कि इनकी जान को भी खतरा है। पहले जुल्फकार मिर्जा के कहने पर उज़ैर बलोच काम किया करता था। जब जुल्फकार मिर्जा ने रास्ता तब्दील किया तो वेस्ट टप्पी जो है वो उज़ैर बलोच से काम लेता रहा। एक वफाकी वजीर ने आज जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने की दरखास्त कर दी है, अब देखना यहाँ पर यह है कि क्या इस मामले पर चीफ जस्टिस कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्यों नहीं PTI की वफाकी हुकूमत खुद ही इस मामले पर कोई जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो करवा ले, या फिर खुद जो है वो फरीक क्यों नहीं बन जाती इसमें, और क्यों नहीं कोई कमीशन बनाया जाता। क्योंकि अली जैदी की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं उनकी नौयत इंतहाई संगीन है। इस वक्त ईवान में मासूम लोगों के कातिल मौजूद हैं। ये नौयत है इल्जामात की। क्या पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच से कोई ताल्लुक था या नहीं था? क्या माजी में उज़ैर बलोच लियारी में पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े जियाले थे या नहीं थे? इस हवाले से माजी में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा और सैयद कायम अली शाह साहब जो सिंध के वज़ीर आला थे, पीपल्स पार्टी की तमाम बड़ी लीडरशिप उज़ैर बलोच से दूरियां अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन कभी पीपल्स अमन कमेटी खुद पीपल्स पार्टी की ज़ैली तंजीम भी रही है। वाले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, वो पीपल्स पार्टी के हैं, शहीद भुट्टो के सिपाही हैं। अमन कमेटी पीपल्स पार्टी की आज से एक ज़ैली तंजीम है। अमन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, वो पीपल्स पार्टी के हैं, शहीद भुट्टो के सिपाही हैं। अमन कमेटी पीपल्स पार्टी की आज से एक ज़ैली तंजीम है। अली जैदी की जानिब से उठाए गए सिंध हुकूमत की GIT पर सवालात। एक तरफ पीपल्स पार्टी के अपने सीनियर रहनुमा नबील गबूल भी कल सिंध हुकूमत की GIT को मशकूक करार दे चुके हैं। समझ रहा था शायद कोई दूसरी GIT आएगी सामने, लेकिन ये तो वही GIT है। ज़ाहिर अब GIT में मुझे नहीं पता है कि लीगली कहते हैं यही है कि लीगली उसका कोई हैसियत नहीं है, वो अपनी जगह लीगली हैसियत नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें मिसिंग कर रही हैं इसमें। तो मैं बिल्कुल पॉइंट ये है कि काफी चीजें इसमें से मिसिंग हैं।
सिंध हुकूमत की तरफ से अली जैदी के सवालात, खदशात और एतराजात पर वफाकी वजीर को ज़हनी मरीज करार दे रहे हैं, जबकि कादिर पटेल ये कहते हैं कि तमाम वफाकी इदारे इस हवाले से तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर चुके, तो अब वफाकी वजीर की बातों की कोई अहमियत है ही नहीं। जबकि सईद गनी, जिनके भाई का भी इस JIT रिपोर्ट में नाम सामने आ चुका है, वो भी अली जैदी की बातों को हवा में उड़ा रहे हैं। कल उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए थे कि मैं बहुत हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जा रहा हूँ। क्या खुदा पहाड़ निकला चूहा? सरकारी दस्तावेजात पर कोई दस्तखत होता है, उस पर कोई मुहर होती है। आज मैं कागज पर लिख कर आ जाऊँ अली जैदी साहब का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो मेरे उस कागज की कोई हैसियत नहीं है जब तक डॉक्टर उसके ऊपर मुहर नहीं लगाएगा। अली जैदी साहब ने कहा कि नहीं, वो 4 दस्तखत वाली JIT मेरे पास है। तो भाई 4 दस्तखत वाली JIT कौन सी होती है कि पहली JIT रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसको? तो भाई कौन दे रहा है आपको ये JIT रिपोर्ट? बताएं तो सही, अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप? मैं जब पाकिस्तान आया हूं लंदन से, तो वफाकी इदारों के खत पे आया हूं, और मैं दौरान तफ्तीश 2 दिन सिंध गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहां नहीं था। सारे वफाक के इदारों ने मुझसे तहकीकात की और उसके बाद में क्लियर हुआ हूं। अब आप क्या कहेंगे मुझे बताएं। ATC का केस इमरान खान पे नहीं है, दहशतगर्दी का, तो हम क्या ये कहें कि दहशतगर्द को वजीर आजम बना दिया आपने? मैं अक्सर कहता हूँ कि PTI के कुछ चवल वजीर है, तो लोग कहते हैं यार ये मौजूद लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो उसके लिए। मैंने कहा कुछ और मतलब मिलता नहीं है मुझे, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ये बता दूँ, लोगों को लगता है कि बुरा लफ्ज़ चवल उसको कहते हैं जो चवलें मारता है, और चवलें मारने का मतलब है पता कुछ नहीं है, इधर उधर की बस वो भांके जाता है और बस किए जाता है बात। आज भी उसे चवलें मारी है 2-4। आखिर पीपल्स पार्टी ने इतने साल तक क्यों JIT को मंजर आम पर नहीं ले आए, ये एक अहम सवाल है जिससे शकूक व शुबहात जो है उसमें इजाफा होता है। किसकी JIT सही है, अली जैदी की JIT या फिर सिंध हुकूमत की JIT? इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह साहिबा ने। बहुत शुक्रिया नफीसा साहिबा। नफीसा साहिबा, आप लोगों ने जो JIT की रिपोर्ट पब्लिक की है और बादल नखास्ता की है, उसको तो मानने से बिल्कुल इनकारी हैं अली जैदी साहब। वो कहते हैं कि ये तो रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं है, फिर और बहुत सारी चीजें वो कहते हैं कि नाम जो हैं वो इसमें मौजूद ही नहीं है। उसके अलावा फिर वो दस्तखतों की भी बात करते हैं कि दस्तखत भी इसके ऊपर मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये मैं उर्दू में कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वो सिचुएशन है। जिस पस मंजर में ये डिबेट छिड़ा है, वो पस मंजर ये था कि बजट में पीपल्स पार्टी ने इनको आड़े हाथों लिया था, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीर थी वो सारे मुल्क में गूंज उठी, जहां पर इन्होंने उनको चैलेंज किया इमरान खान साहब को कि मेरे साथ आप बैठकर डिबेट करें। इनको और जो इश्यूज हमने रेज किए कोविड के हवाले से, महंगाई के हवाले से, यू टर्न्स के हवाले से, उनमें से किसी का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक झूठी फरसूदा डॉक्यूमेंट पता नहीं कहाँ से लेके आए, इसके ऊपर JIT होनी चाहिए। असेंबली में आकर लहरा कर झूठ बोला उन्होंने, और उन्होंने डिफेम किया हमारी पार्टी की क़यादत को। उसके बाद ये जो JITs हैं ये डॉक्यूमेंटेड हैं, इनके ऊपर सबके सिग्नेचर्स हैं, ये कोर्ट्स में पेश की गई हैं। अब इनको वो चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। हमने उनसे ये सवाल पूछा कि आपने जो इल्जामात लगाए हैं वो रिपोर्ट्स आप बताएं कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके, उनकी वेरासिटी आप बताएं कि वो सही है या वो गलत है। और वो उन्होंने एडमिट किया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। सवालात तो मैं भी बड़े उठा सकती हूँ, सवालात तो मैं भी उठा सकती हूँ इमरान खान की माजी के बारे में। अच्छा, ऐसा है कि नफीसा साहब अभी हम स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम फिर एक पॉलिटिकल जो है वो और किस्म की डिबेट में चले जाएंगे। मुझे ये बताइए कि इतने सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने JIT की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक नहीं किया, और अब भी जो है वो बड़ी मुश्किल से ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हुई है। इसकी वजह से भी बहुत सारे सवालात उठते हैं, और मेरा ख्याल है कि जिस सूबे में आपकी सालों से जो है वो हुकूमत चली आ रही है, वहां पर अगर इतनी कत्लो गारत होती है, इतना नाहक इंसानी खून जो बहता है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहला कंसर्न तो पीपल्स पार्टी का ही होना चाहिए। किसी भी जो है वो सियासी चपकलिश के अंदर या दुश्मनी के अंदर कोई दूसरी पार्टी के लाने से पहले पीपल्स पार्टी का एक कंसर्न होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी को ये पता होना चाहिए कि उनके सूबे में जहां पर उनकी हुकूमत रही है वहां पर इतनी कत्लो गारत अगर कोई करता रहा है तो क्यों करता रहा है। तो मेरे ख्याल में तो ये कंसर्न जो है वो आप लोगों का होना चाहिए। देखिए, बहुत आपका अहम सवालात है, लेकिन ये इस वक्त इसलिए डिबेट का हिस्सा नहीं बनता कि क्वेश्चन हमारा ये था कि अली जैदी ने इल्जामात दिए,
फरियाल सालपुर के ऊपर, बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर और आसिफ जरदारी के ऊपर। वो जो उन्होंने इल्जामात दिए और कसम खाई, उन्होंने खुदा की कसम खाई और कहा ये JIT कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो वो बताएं कि JIT अब क्या कह रही है, उसका पहले सवाल दें। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा क्वेश्चन क्या, अब हमारा क्लेम जो प्रूवन है वो ये है कि झूठों की हुकूमत है, ये झूठों के सरदार है सब, और अली जैदी जो है वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोला उनका साबित हो गया है। दिस इज द क्वेश्चन। इस पर हम अलग बैठकर जरूर डिबेट करेंगे। मैं ये कहती हूँ कि ठीक है कि बहुत कत्लो गारत हुई, लेकिन अगर उसका अजाला किया तो वो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। आज ये सब लोग जेलों में हैं या ये केसेस भुगत रहे, मां सिवा वो लोग जो इनके एलाइज हैं, जो इनके साथ मिनिस्ट्री। नफीसा साहिबा आप ये कह रही हैं कि अजाला भी पीपल्स पार्टी ने किया, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है पीपल्स पार्टी के दौर में ही वो तमाम कत्लो गारत जो है वो होती रही है। फिर आप ये कहती है कि वो लोग जेलों में, लेकिन जेलों में जो लोग हैं वो तो मोहरे हैं ना। यही तो सवाल बार बार वो उठा रहे हैं कि ये नहीं पता चल पा रहा कि किसके कहने पे आखिर ये कत्लो गारत होती रही है। वो किसके कहने पर कहता है, वो तो कंडीशन है। जिस शख्स के कहने पर ये सारा होता रहा वो इनके साथ है, वो उनकी मिनिस्ट्री के साथ है। बल्दिया फैक्ट्री में लिखा हुआ है कि MQM अल्ताफ, उसके रेमनेंट्स जो है MQM, वो आज इनके साथ बैठी हुई है पावर शेयरिंग में। दूसरा जो एलिगेशन है, जो शख्स ने कन्फेस किया कि वो मेरा छोटा भाई है, ये जो उजैर बलोच है, वो उनके साथ हुकूमतों में बैठे हैं और ये मिनिस्ट्रियां शेयर कर रहे हैं। तो आप सवाल तो उनके ऊपर बनते हैं। नहीं, सवाल तो आपके ऊपर भी बनते हैं ना नफीसा साहिबा। आप क्या पीपल्स आर्म कमेटी के साथ पीपल्स पार्टी अपने ताल्लुक को बिल्कुल डिनाई जो है वो किस तरह से कर सकती है? इसके बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। जुल्फिकार मिर्जा साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात कर चुके हैं कि ज़ैली जो है वो हमारी जमात है पीपल्स पार्टी की। कमेटियां जो है ना, ये जनरल मुशर्रफ का, ये अमन कमेटियां जनरल मुशर्रफ के जमाने में बने हैं। यारी हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो बिल्कुल है, लेकिन अगर वहां पर कुछ डकैत आते हैं, कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स आते हैं और उसको वो उन शख्सियात ने पैट्रोनाइज किया है जो अब वफाकी हुकूमत में छुप रहे हैं और वफाकी हुकूमत उनको डिफेंड कर रही है, तो सवाल उन पर बन। नहीं तो अली जैदी साहब ने जो उज़ैर बलोच के बयाने हल्फी की जो बात की है और उसमें हवाला दिया और साथ साथ ये भी बताया कि बयाने हल्फी में पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम लिए गए हैं, तो उसकी कोई लीगल जो है वो हैसियत नहीं है आपके ख्याल में नफीसा साहिबा? ये बयान हल्फी जो है, ऐसे कोई बहुत सारे 164 स्टेटमेंट्स होते हैं ना, कई सारे से। एक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद लोग फिर 164 कराते हैं, फिर जाके कोर्ट में उसको फिर चेंज करते हैं। अब उज़ैर ने जो बातें की हैं वो एक बात एक दिन दूसरे से नहीं मैच करती। उज़ैर बलोच ने ये भी कहा है कि हम PTI को सपोर्ट कर, इलेक्शंस में उन्होंने PTI को सपोर्ट की है। धरने में, लॉकडाउन में, कराची में उज़ैर बलोच इनका पार्टनर इन क्राइम था। मुझे नफीसा साहिबा मुझे ये बताइएगा कि अब चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की अपील की अली ज़ैदी साहब ने। आप लोग खैर मकदम करेंगे इस चीज का, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इल्जाम आप लोगों के ऊपर आ रहा है और आप लोगों के ऊपर ये पलंदा आ रहा है सारा, तो आप लोगों को मेरे ख्याल में खैर मकदम करना चाहिए ताकि जो चीजें हैं वो सामने आ जाए। अदालत ने ये सारी रिपोर्ट्स देखी है, अदालत लास्ट दफा असकुत नोटिस ले ले, उससे कोई असकुत क्या नोटिस लेगी? ये सारे केसेस, ये सारे जो लोग जिसमें नेम्ड है, इनके ऊपर कानूनी जो है कानूनी कार्रवाई वो हो रही है और होती रही है। इस वक्त एक कानूनी कार्रवाई बाकी है, वो अली जैदी को फायर करना बाकी है। दैट इज व्हाट इज नेक्स्ट टू डू। इमरान खान तो नहीं करेंगे। फिर वही वाली बात होगी। नफीसा साहिबा रिपोर्ट पे वापस आ जाते हैं। अब मुझे ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी खुद जो है वो इस रिपोर्ट को किस तरीके से मुकम्मल मान सकती है जब जो बेसिक सवालात हैं उन्हीं का जवाब इस रिपोर्ट के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये रिपोर्ट आपको ये नहीं बताती कि आखिर किसके कहने पर इतनी कत्लो गारत जो है वो होती रही है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी इसको मुकम्मल नहीं मानना चाहिए। अली जैदी साहब को अगर ये पता करना है तो किसके कहने पर है, तो अपने बगल में देखें, अपने बगल में जो लोग पाले हैं उन्होंने उनसे पूछे, उनके लेफ्ट और राइट से पूछे। जैसे ये सवाल पूछते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कैसे बढ़ी, वो भी नहीं। तो नफीसा साहिबा देखें, नफीसा साहिबा ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अगर ये पता चल जाए कि वो कौन लोग हैं, अगर वो उनके बगल में भी बैठे हैं या कहीं और हैं, तो पता चल जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये तो अच्छी बात है।
इनको पता है, इनको पता है वो लोग उनके साथ बैठे हैं या खुद कह रहे हैं उनके लिए, खुद नाम लेके कह रहे हैं उनके लिए। फिर पॉइंट वही है नफीसा साहिबा कि आखिर जेआईटी में क्यों नहीं बताया गया? अगर वो लोग भी हैं जिनके बारे में आप कह रही हैं, तो जेआईटी में क्यों नहीं बताया गया कि किसके कहने पर हुआ, किसकी हिमा पर ये तमाम काम होता रहा? जेआईटी पे जाके चैलेंज करें अगर उनको जेआईटी पे। लेकिन क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन पे आप मेरा क्वेश्चन ये है कि एक वजीर ने कसम खाकर खुदा की कसम खाकर, और उसके ऊपर जो हम असेंबली में खड़े हुए होते हैं हमारे ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, इसने कसम खाकर झूठ बोला है। इसके ऊपर मैं क्या करूं मुझे बताएं? पर्जरी मीन्स के यू लाई ऑन ओथ। पर्जरी का चले नफीसा साहिबा, उसके लिए मेरे ख्याल में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। आई एम श्योर इस किस्म के अगर जो आप कह रही हैं कि अगर उन्होंने ये किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरा ख्याल है अली जैदी साहब बेहतर तरीके से जानते होंगे और वो कर लेंगे इसका कुछ ना कुछ। मैं उससे अंदाजा उसको, आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए, मुझसे सवाल पूछ रही है ना, आप सवाल उनसे ये पूछे कि आप खुदा की कसम खाकर कहा ये जेनेटिक है, जेआईटी को नहीं, आप उसको कुछ कर ले क्यों कि जेआईटीज जो है वो रिपोर्ट्स जो है उनको अभी लीगल स्क्रूटनी करनी होती है। ये सारी जेआईटीज को कोर्ट में ये सारे केसेस हैं, कोर्ट इसकी वेरासिटी देखेंगी कि जहाँ जो चीज जेआईटी ने कही है वो किस हद तक सही है, उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, ये सारा एक लीगल प्रोसेस है। माय क्वेश्चन इज कि एक वजीर ने दिन दहाड़े 250 जितने भी हमारे मेंबरान उस वक्त मौजूद थे पार्लियामेंट में, उनके आगे खुदा की कसम खा के झूठ बोला है। दिस इज पर्जरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है कि जब भी हम किसी बड़े अहम किस्म के मसले को, और ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों का मसला है। 198 लोग जो हैं उनको मौत के घाट उतारा गया। फिर दूसरी अगर जीआईटी हम देखें तो सानिया बल्दिया के हवाले से कि किस तरीके से 250 से ज्यादा जो लोग हैं वो जलकर उसके अंदर मर गए थे। आखिर किसने किया, क्यों किया? जब भी हम इस तरह की कोई गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वो मजीद उलझती जाती है। अब पॉइंट ये था कि जेआईटी रिपोर्ट जो है वो सामने आए और उसमें से कुछ निकले कि आखिर पता चले, उन लोगों के घर वालों को भी सुकून आए जिन लोगों के अपने प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं, कि पता चले कि आखिर जिम्मेदार कौन है। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि कितनी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है कि वो जो एक सीधी सी चीज थी वो मजीद उलझ गई। अभी यही नहीं पता चल पा रहा कि जेआईटी की रिपोर्ट ठीक कौन सी है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और इसके ऊपर हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है। कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद होंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तजा साहब ने हमें बिल्कुल ज्वाइन किया है। बात कर रहे हैं हम जेआईटी के हवाले से, जिसको अली जैदी साहब ने बिल्कुल जो है वो रद्द कर दिया है। वो ये मानते हैं कि जेआईटी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है जो कि सिंध हुकूमत ने जारी की है। लीगल क्या राय है इसके ऊपर, या फिर लीगली जो है वो किस नजर से इसको देखा जाए? कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसको बताने के लिए बहुत शुक्रिया। कामरान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये तमाम जो मामला है इस वक्त आपके सामने है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। रिपोर्ट के हवाले से अली जैदी साहब इसको बिल्कुल निगेट करते हैं और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि ये तो रिपोर्ट ही नामुकम्मल है। फिर कहते हैं कि एक जो रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने जारी की है उसमें कम सफ़ात हैं, दूसरी वाली रिपोर्ट में ज्यादा सफ़ात हैं, फिर एक में 6 दस्तखत हैं, एक में 4 दस्तखत हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, जरा मुझे समझाइएगा और हमारी लीगली रहनुमाई कीजिएगा कि आखिर किस रिपोर्ट को जो है वो सही माना जाएगा और फिर उसके मुताबिक जो है जिम्मेदारान का तयन होगा। देखिए, 2 बातें होगी। एक तो बात ये है कि 2 अलग अलग रिपोर्टें हैं, एक 4 दस्तों वाली और एक 6 दस्तों वाली, और इनके कंटेंट्स में भी फर्क है। जब कंटेंट्स में फर्क होगा तो अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई अगर इसकी तस्दीक करना चाहे तो तस्दीक की जा सकती है। उसके मेंबर्स अगर जिंदा हैं, क्योंकि 2016 का मामला, अगर जिंदा है तो उनसे तस्दीक करवाई जा सकती है, उनके दस्तों की भी और उसके कंटेंट्स की भी। मगर यहाँ पे एक और सवाल पैदा हो रहा है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जेआईटी की जो एडमिसिबिलिटी इस रिपोर्ट की कितनी है। ये 4-5-6 लोगों के खिलाफ के सामने जब एक बयान होता है तो उस बयान का स्टेटस क्या है? उस बयान का स्टेटस तो एट द मोस्ट जो है स्टेटमेंट बिफोर पुलिस है, और अगर स्टेटमेंट बिफोर पुलिस है तो आर्टिकल 38 कहता है कि जी उसमें अगर उसके पर्सों में कोई रिकवरी नहीं होती है तो उसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। उसके अगर उसको आप 164 का स्टेटमेंट ले लेते हैं, जैसे कुछ साथी कह रहे हैं कि 164 का स्टेटमेंट भी हुआ है इसके अलावा भी,
اس عزیر بلوچ کا، تو 164 کا اگر آپ سٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں تو اس میں بھی 164 کا سٹیٹمنٹ اس کے عزیر کے اپنے خلاف تو استعمال ہو سکتا ہے، کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا. تو یہ جتنی جو ہے نا یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے، مجھے یہ سمجھائیے گا کامل صاحب، اپنے خلاف استعمال ہونے کا کیا مطلب ہے آپ کے خیال میں؟ جس طرح فار ایگزامپل اپنے اقبالی بیان میں 164 کا جو بیان ہے اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کے نام جو ہیں وہ لیے، لیکن جے آئی ٹی میں وہ نام جو ہیں وہ اب نہیں سامنے آ رہے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ پھر لیگلی اس کی کیا حیثیت ہے اور کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، ان لوگوں کے خلاف نہیں ہو سکتا جن کے نام ہے اس میں؟ دو چیزیں ہو گئیں. ایک تو اس میں جے آئی ٹی کی کانٹینٹس میں اور 164 کے کانٹینٹس میں فرق ہے. جب یہ کنٹرڈکشن جب وہ سامنے رکھی جائے گی تو اس کا بینیفٹ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ملے گا جو کہ ملزمان ہیں یا جن کے خلاف الزام لگایا گیا ہے. اب آپ پوچھ رہی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جی اس کے اپنے خلاف استعمال ہو سکتا ہے مگر دوسرے کے خلاف نہیں. فرض کر لیجئے کہ فریال صاحبہ کے خلاف انہوں نے کچھ کہا، فرض کر لیجئے زرداری صاحب کے حوالے سے کچھ کہا یا اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی، تو وہ سٹیٹمنٹ اگر اس کی 164 کی سٹیٹمنٹ بھی ہو تو وہ ان کے خلاف یوز نہیں ہوگی، یہ عزیر کے اپنے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھ لیجیے یہ اس کا اپنا سٹیٹس ہے، لیگل سٹیٹس یہ بن رہا ہے. اچھا کامل صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا، جس طرح علی زیدی صاحب بار بار اس چیز کے اوپر اعتراض کریں کہ رپورٹ نامکمل ہے، اور وہ اس کو اس لیے بھی نامکمل قرار دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس رپورٹ میں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ آخر کس کے کہنے پر یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں. رپورٹ کا جو ایونچولی ایک مقصد ہوتا ہے ذمہ داران کا تعین کرنا ہوتا ہے. تو لیگلی اگر دیکھیں تو اگر یہ اس سوال کا جواب رپورٹ نہیں دے رہی کہ آخر کس کی ماں پر کس کے کہنے پر یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو پھر تو رپورٹ نامکمل ہی ہوئی نا لیگلی. جی رپورٹ نامکمل ہوئی، مگر اگر یہ مکمل بھی ہو تو بھی دوسروں کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ اگر یہ رپورٹ جو ہے نا یہ سٹیٹمنٹ کا درجہ دیں گے آپ، سٹیٹمنٹ بفور پولیس کا، اور اگر اس کے پرسوز پہ کوئی ریکوری ہوتی تو تب جو ہے نا وہ اس کے اپنے خلاف یوز ہوتی، دوسروں کے خلاف شاید نہ یوز ہوتی. اور اگر آپ 164 کا درجہ دیں گے ٹھیک ہے ایک آخری سوال کان صاحب، وقت ہمارے پاس کم ہے. وفاقی حکومت کو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں فریق بن جانا چاہیے؟ کیونکہ نوٹس لینے کی آج خود نوٹس لینے کی جو ہے وہ اپیل کی علی زیدی صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے. دیکھیے یہ لوگوں کو جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، الٹیمیٹلی قوم کو اس سے بھی کچھ نہیں ملنا. تو یہ جو ہے نا اپنی ناکامیوں کو ہم رپورٹ کے اوپر اور رپورٹ کے نیچے اور رپورٹ کے سائے دائیں اور رپورٹ کے بائیں چھپا رہے ہیں، بس یہ ہوگا اس میں. باقی ادروائز اس کی ایڈمیسیبلٹی جو ہے نا وہ کویسچن ہوگی، اور اس کویسچن کو جو ہے نا وہ جب کورٹ ریزالو کرے گی تو اس کا فائدہ جو ہے نا وہ جو جن کے نام اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کو ملے گا. جن کے نام اس میں استعمال ہوئے ان کو اس کا فائدہ ملے گا. بہت شکریہ کامل منتظر صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہمیں بات کرنی ہے جی اپوزیشن کے حوالے سے، جو کہ ہمیں ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں اور حکومت پہ تنقید ہوئی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اپنی اسٹریٹجی کیا ہے یہ آج پتہ کرنے کی کوشش کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب اس بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ساتھ رہیے. حکومت کی سرپرستی میں اس وقت مافیا پل رہے ہیں. اپنی صفوں میں سارے جو ہیں وہ کرپٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاجی سمجھ لیے ہوئے ہیں. پنجاب میں خصوصاً، اور آج آٹا جو ہے وہ پنجاب میں مہنگی ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے. تو ابتر حالات ہیں ہماری معیشت کے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، صورتحال اور گمبھیر ہو جائے گی. آج بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ٹیرف بڑھتا جا رہا ہے بجلی کا، کمرشل کنزیومرز کے لیے اور سب کے لیے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ناپید ہوتی جا رہی ہے. ہمارا انرجی سیکٹر، فوڈ سیکٹر اور واٹر سیکٹر ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا. بدقسمتی سے اس حکومت نے آ کر اس کو تہس نہس کر دیا. یہ وہ حکومت ہے کہ جو 2 سال سے بغیر کسی ڈیولپمنٹ پلان کے کام کر رہی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کو انہوں نے آگے کیا لے کے جانا تھا، یہ اب پاکستان کو ڈھلوان پہ ڈال چکے ہیں. ابھی جو کچھ منصوبوں کی یہ فیتیاں کاٹ رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، یہ مسلم لیگ نون کی دور کے منظور شدہ منصوبے ہیں جنہیں 2 سال کی تاخیر سے اب شروع کیا جا رہا ہے. نا تجربہ کار حکومت کے ہاتھوں ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے.
हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत नाअहल है और मुझे पीटीआई का कोई मुस्तकबिल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। ये बयानात वो हैं जो बार बार नून लीग के सीनियर तरीन क़यादत की जानिब से सामने आते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो नैब के केसेस को भुगत रहे हैं, वो इस एहतसाब को इंतकाम करार देते आए हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि -1 नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो -160 होगा, यानी -160 होगा। और साथ ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये भी कह रहे हैं कि -1 फॉर्मूला मेरी नजर में नामुमकिन है, क्योंकि पीटीआई में कोई शख्स इमरान खान की जगह लेने के लिए है ही नहीं। शायद इसलिए अब अपोजिशन एक बार फिर से तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार नहीं हो रही, बल्कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो सियासी दूरी जो है वो अभी बनी हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिलावल इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के किसी भी रहनुमा ने उनसे ताहाल जो है वो किसी सतह पर राबता नहीं किया है। हालांकि अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट हमें मिली है वो ये है कि मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से एक बयान आया है और वो ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है, ये डिसाइड हो चुका है कि शहबाज शरीफ साहब जो है एपीसी होने जा रही है, उसकी जो है वो इजलास की मेजबानी वो करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से किसी तौर पर भी मज़ामत की सियासत ना करने का एक हतमी फैसला जो है वो कर लिया गया है, लेकिन करना क्या चाह रही है, मतलब -1 जो है वो कहा जा रहा है कि वो नहीं होगा। फिर एक और बात आती है जी -3 की, जो कि शेख रशीद साहब की तरफ से आती है, कहते हैं -1 नहीं फिर -3 ही होगा। लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं अब वो ये कहते हैं कि -160 यानी -160 होगा। अब पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन पहले उससे पहले क्योंकि हमें इसी मौजू के ऊपर बात करनी है कि आखिर ये क्या है -1, कहां से शुरू हुई ये कहानी -1। फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। सुना आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बासी साहब, पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि ये जो -1 वाली बात है, पहले तो मुस्लिम लीग नून का एक मौक़िफ़ था और इमरान खान साहब के अंदर उनको जो है तमाम बुराइयां नजर आती थी, लेकिन जब -1 की बात आती है तो आप वहां से पीछे हट जाते हैं। आप ये कहते हैं कि -1 तो जो है उसके लिए आप लोग तैयार नहीं है। एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर इसकी वजह क्या है कि आप -1 के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ये कि ऑपोजिशन के ऊपर अब ये दबाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है कि ऑपोजिशन जो है ऑपोजिशन वाला काम नहीं कर रही है, उस तरीके से आप प्रेशराइज जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। अब तो मौलाना फजल रहमान साहब भी ये कह चुके हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है। -160 का मतलब है हुकूमत जाएगी, क्योंकि इमरान खान तो कहते हैं -1 हो रहा है। -1 तो जमातों के अंदर होता है, जमात के बाहर से नहीं होता। लेकिन आज तो सारा पाकिस्तान तंग है और लोग हमसे गिला करते हैं कि आप हुकूमत को हटाते नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये माइनस हुकूमत ही होगा सारा, क्योंकि हुकूमत ने मुल्क के मसाइल में इजाफा किया है, मईशत तबाह कर दी है, हर आदमी परेशान है। तो अब मैं तो बड़ा हामी हूँ कि हुकूमतें टर्म पूरी करें, लेकिन इस हुकूमत का हर दिन जो है वो मुल्क को बड़ा महंगा पड़ रहा है। अच्छा, अब अब्बासी साहब वही पॉइंट है ना, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। आप अगर -160 की बात करते हैं, -160 की बात करते हैं, तो फिर आप साथ साथ ये भी कहते हैं कि आप जो है वो हुकूमत को घर उस तरह से नहीं भेजना चाहते। नून लीग -1 नहीं चाहती, सिस्टम डिरेल करना नहीं चाहती, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे जमहूरियत को खतरा हो, तो फिर नून लीग करना क्या चाहती है? देखिए, -1 जो है, मैंने पहले कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये उनकी जमात का काम है। उनको जमात के अंदर से खतरा है तो उसको आप खुद निपटाएं, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं, आप भी ये
से इत्तेफाक करेंगी कि मुल्क नहीं चल रहा, लोग परेशान हैं, लोग मायूस हैं, तो इस सूरत हाल में आइन के अंदर रहते हुए जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाए बगैर क्या ऑप्शन हैं? एक ऑप्शन अदम एतमाद होता है, लेकिन वो एक हतमी ऑप्शन है। इस मुल्क की असेंबली में जितने लोग बैठे हैं शायद 2-4 लोग हों जिन्होंने अदम एतमाद में हिस्सा लिया है, मैंने हिस्सा लिया है। वो एक तकरीबन नामुमकिन काम है जो उसके मैकेनिक्स हैं, लेकिन वो एक इजहार राय होता है कि अब मामला टूट गया है, ये नहीं चल सकता। तो हुकूमत के जाने के और बहुत से तरीके हैं। इत्तेहादी साथ छोड़ जाएंगे, हुकूमत अक्सरियत नहीं रहेगी, हुकूमत खत्म हो जाएगी। और आज कम से कम मुल्क में बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। हुकूमत ने पूरा जोर लगाया, बजट सेशन में 172 वोट हासिल नहीं कर सके। 2 हफ्ते मेहनत हुई, इशाइये दिए गए, लेकिन 172 वोट नहीं आया। ये बड़ी वाज़ेह इंडिकेशन है। तो जब हुकूमत काम ना कर सके, अवाम के अंदर गैर मकबूल हो जाए, तो फिर इत्तेहादी भी देखते हैं कि हमने भी कल अवाम को फेस करना है, तो वो फिर अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। कोई कैफियत आज हुकूमत की है नहीं। देखिए, हुकूमत परफॉर्म करती तो अब्बासी साहब, अगर आप -1 को सपोर्ट नहीं करते ना, तो फिर ऐसा तासुर मिलता है कि आप खान साहब को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप वो स्पेस क्यों दे रहे हैं? जब आप लोग हर वक्त तनकीद करते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है तबाही के दहाने पर है, लेकिन उसके ऊपर फिर आप -1 पर भी नहीं मानते, तो फिर ऐसा लगता है कि शायद आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इमरान खान साहब को स्पेस दी जा रही है आप लोगों की तरफ से। मोहतरमा, मैं -1 के खिलाफ नहीं हूँ। -1 एक जमात के अंदर से होता है। जमात अपनी लीडरशिप को खुद चेंज करती है। तो ये मेरी जाती राय है, मेरी असेसमेंट है पॉलिटिकल, कि उस जमात के अंदर इमरान खान के अलावा कोई आदमी नहीं है। इमरान खान ने खुद भी ये बात कह दी है कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो अगर वो तब्दील करना चाहे तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है, कल तब्दील कर लें। लेकिन मैं अच्छा, मैं शाहिद खान अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आप लोग पीछे हटते हैं, मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ कि तहरीक अदम एतमाद -1 नहीं होता, वो माइनस हुकूमत होता है। हुकूमत हटा दी जाती है, वो हुकूमत पे अदम एतमाद होता है। मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो निज़ाम है उसमें ऑपोजिशन को 172 आदमी असेंबली के अंदर लाकर वोट कराना पड़ेगा। वो खुफिया वोट नहीं होता, डिवीजन होती है हाउस की, हर एक को नजर आता है किसने वोट कहाँ दिया है। अगर नैब 20 आदमी उठाकर ले जाएगी, मेरा अदम एतमाद तो छुट्टी हो जाएगी, पुलिस उठाकर ले जाएगी। 2 हफ्ते का प्रोसेस होता है, 10 दिन से 2 हफ्ते लगते हैं। मैंने इसमें हिस्सा लिया है और मैंने अपने अदम एतमाद को खत्म होते ही देखा है। उस जमाने में 119 लोगों में अदम एतमाद होता था, हमारे पास 124 थे। कुछ को पुलिस पकड़ के ले गई, कुछ को और दबाव में आ गए, तो बात खत्म हो गई। इसलिए वो एक इजहार राय का जरिया जरूर हो सकता है, लेकिन हुकूमत को हटाने, उसके जरिए हटाना बड़ा मुश्किल काम। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग पहले दिन से अब्बासी साहब ये कहते रहे हैं कि आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हुकूमत खुद ही एक दिन जो है वो अपने बोझ तले दब जाएगी। उसके फिर बीच में मईशत के हालात आपके सामने हैं, फिर आप लोग जो हैं अब ये कहते हैं कि मुल्क जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर है। तो आपको नहीं लगता कि ये बात जो है वो जरा सेल्फिश हो जाती है कि ठीक है हुकूमत जो है वो खुद ही एक्सपोज हो जाएगी? तो आप मुझसे क्या तवक्को रखती हैं कि मैं जाके कोई मुसल्लह अफराद लेकर आकर हमलावर हो जाऊंगा इस्लामाबाद पे? एक आइन है मुल्क का, मैं तो आइन के अंदर ही रहता हूँ ना, मैं तो बाहर नहीं जा सकता। तो मैं तो जो आइनी अमल है उसके जरिए कोशिश करूंगा कि हुकूमत को हटाया जाए, अवाम के सामने बात रखूंगा, असेंबली में बात करूंगा, अदम एतमाद की जरूरत पड़ी वो भी करूंगा। लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी भी अलहदा हो रहे हैं, अवाम भी परेशान है। अवाम आज ये पहली हुकूमत है जहाँ लोग हुकूमत को नहीं देख रहे, अपोजिशन को देख रहे हैं कि ये कुछ करेंगे। लेकिन हम किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि जमहूरियत ही डिरेल हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये खतरा भी है कि कल अवाम खुद सड़कों पर आ जाए, अनारकी हो और पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस फेल हो जाए। तो आज तशवीशनाक हालात है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि इक़्तिदार की हवस को छोड़ दे, मुल्क के मामलात को देखे। हम बिल्कुल इक़्तिदार नहीं चाहते किसी कीमत पर। हम अगर मुल्क में इलेक्शन होते हैं, अक्सरियत हासिल करते हैं, तो इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन हम ये जो कोशिश है ये हसूल इक़्तिदार की कोशिश नहीं है, ये मुल्क के मामलात को हल करने की कोशिश। अच्छा भाई साहब, आपने एक और इंटरव्यू में भी इसी से मिलती जुलती एक बात कही थी कि तमाम इस वक्त इस चीज की जरूरत है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिलकर बैठें और सोचें कि आखिर करनी किस तरीके से, मुल्क को चलाना किस तरीके से, हुकूमत किस तरीके से की जाए। तो इस सिलसिले में कोई राब्ता हुआ आपसे अब तक? नहीं जी, कोई राब्ता कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है।
میں تو جن پوزیشن میں رہ چکا ہوں, جو میرا سیاست میں تجربہ ہے, اس کی ایکسپیرینس کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج ملک نہیں چل رہا. یہ بڑا واضح ہے, کیونکہ ملک کے اندر فیصلہ کرنے والا ایک ادارہ نہیں ہے, پارلیمنٹ نہیں ہے یا حکومت نہیں ہے. بہت سے اور اثرات حکومت پر آتے ہیں جب آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو اس قسم کا نظام ہمیشہ منفی ثابت ہوتا ہے. وہی کیفیت ہماری بھی ہے کہ ہمارے ادارے بھی تباہ ہو رہے ہیں, ہماری معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے. اور جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ملک میں گورننس کیسے ہوگی, میں آپ کو نیب کی مثال دے دیتا ہوں. جب تک نیب ہے یہ ملک نہیں چلے گا. میری بڑی سیدھی آبزرویشن ہے. میں نے بطور وزیر اعظم بھی کہا تھا, آج بھی یہ بات کہتا ہوں. اچھا عباس صاحب ٹھیک ہے. اچھا عباس صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں. آئینی آپشنز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. -1 کا, اور یہ تمام آپشنز یقیناً آپ لوگوں کے سامنے ہیں, کھلے میں ہیں. -1 -160 جو کہ آپ نے بات کی, تحریک عدم اعتماد, نیشنل گورنمنٹ, نئے الیکشنز. مسلم لیگ نون کے مطابق ابھی بھی ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے, اس کا وقت ابھی بھی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وقت آ گیا کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو؟ نہیں, ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی نہیں ہوتی, لیکن ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جمہوریت ہی ڈیریل ہو جائے. کیونکہ ہم ایک بات پر متفق ہیں کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہے. اس لیے اپوزیشن مشورہ بھی کرتی ہے. ابھی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, اور ہم عوام سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس سپورٹ کا مظاہرہ کریں گے کہ جس سے حکومت کو بھی پتہ چلے کہ بھائی یہ ہم نہیں چل رہے, ہمیں خود اس کا حل ڈھونڈنا ہے, یا اتحادی علیحدہ ہو جائیں گے. بہت سے طریقے ہیں. تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس معاملے میں کچھ پیش رفت جلد ہی دیکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس پوائنٹ کے اوپر تو آپ لوگ جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب سے متفق ہیں, یعنی مانتے ہیں اس چیز کو کہ اگر -1 ہوا تو -1 نہیں پھر -3 ہوگا. میں نے جس طریقے سے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھا وہ شاید میرے خیال میں زرداری صاحب کی طرف یا نواز شریف صاحب کی طرف اور پھر عمران خان صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ -3 ہوگا, پھر مارشل لا لگے گا. پتہ نہیں جی, میں ایسے آدمی کی بات پہ کوئی دھیان نہیں دیتا ہوں. میں نے بات سنی نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب کو تو آپ نے پہلی سیاست سے نکالا ہوا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی آپ الیکشن کروا لیں تو جیتے گا نواز شریف ہی. یہ باتوں سے نہیں کام چلتا. حکومت عمل سے چلتی ہے, ملک کے مسائل حل کرنے سے چلتی ہے, اور نواز شریف نے حل کر کے دیے تھے. لوگ آج اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. اس لیے سیاست سے بڑی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو نکالنے کی. آج تک کوئی نکلا نہیں ہے. جب تک عوام کے دل میں لیڈر رہتا ہے تو وہ رہتا ہے. تو نہ کوئی -1 کر سکتا ہے, نہ -2 کر سکتا ہے, نہ -3 کر سکتا ہے. -160 ہوگا. اچھا, پی ٹی آئی کے صفوں میں باسی صاحب اختلاف ہے, اور یہ بڑی آبویس بات ہے. ان کے جو حکومتی وزراء ہیں وہ بھی اس چیز کا جو ہے وہ اشارے دے چکے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ کیا نون لیگ کے ساتھ کوئی رابطے پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں کے ہو رہے ہیں؟ یہ خبر بھی بہت زیادہ گرم ہے کہ ایک ایم این اے صاحب نے آپ سے رابطہ کیا ہے اور آپ کو کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائیے تو ہمارے 12 جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو اس طرح کا کوئی رابطہ ہوا آپ کے ساتھ؟ سیاست میں رابطے رہتے ہیں, لیکن ہم نے کسی سے بھی عدم اعتماد کے حوالے سے رابطہ نہیں کیا. اور جہاں تک میری نالج ہے, اگر کوئی آدمی وزیر خود آگے کہتا ہے تو میں تو ایسے وزیر کی نیت اور اس کی جو اہلیت ہے اس پر شک کرتا ہوں کہ اگر آپ تنگ ہیں ایک حکومت سے, اس کے وزیر آپ بن کے نہیں رہ سکتے. یہ بہت بڑی ناانصافی ملک سے بھی ہے اور آپ کی اپنی ذات سے بھی ہے. تو ضمیر کے مطابق اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں تو استعفیٰ دے دیں وزارت سے, زیادہ خوش نہیں ہیں تو اس جماعت کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیں. یہی طریقہ ہوتا ہے سیاست کا. ٹھیک. اچھا عباس صاحب, اے پی سی کے حوالے سے فیصلہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اے پی سی اجلاس کی میزبانی کریں گے. مجھے بتائے گا کہ ابھی جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے اس میں کیا نیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ, یا پھر پہلے والی صورتحال ہم دیکھیں گے, نشستن گفتن برخاستن, کوئی کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو پاتے تھے؟ اے پی سی جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتیں مشاورت سے ہی کرتی ہیں. ایک جماعت اے پی سی نہیں کر سکتی. تو مشاورت جاری ہے. شہباز صاحب بیمار تھے, اب وہ صحتیاب ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج ضرورت ہے اے پی سی کی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ بجٹ یہ اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, اسی دوران انشاءاللہ اے پی سی بھی ہوگی.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, معاشی سروس عباس صاحب ہمارے سامنے ہے, جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمارے سامنے ہے, بے روزگاری ہمارے سامنے ہے, میڈیا کے اوپر جو حالات ہیں اس وقت وہ بھی بڑے آبویس ہیں, ہم سب کے سامنے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے, ہم لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے, یقیناً عمران خان صاحب کو بھی نظر آ رہا ہوگا. آپ کے خیال میں اگر میں آپ کی پرسنل رائے اس پر جاننا چاہوں کہ کیا عمران خان صاحب کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ ان کی حکومت کو اب ان کی حکومت خطرے میں؟ دیکھیں, ہر ذی شعور آدمی کو جو اندھا نہ ہو اس کو تو نظر آتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو وزیر اعظم ہے, ان کو تو زیادہ نظر آنا چاہیے, لیکن اس عہدے پر بیٹھ کر ذرا حقیقت تسلیم کرنے سے انسان انکار کر دیتا ہے. آنکھوں پر پردہ, آنکھوں عقل دونوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. یہی کیفیت عمران خان صاحب کی بھی ہے کہ آج تک کوئی مثبت بات کرتے ہوئے میں نے ان کو سنا نہیں ہے. دراصل ہے جتنی تقاریر انہوں نے فرمائی ہے اس 20 مہینے میں یا 22 مہینے میں, شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص نے نہیں فرمائی, لیکن کوئی مثبت بات یا کوئی تعمیری بات نہیں. تو کسی تقریر میں نہیں ہے. یہ وزیر اعظم ہونے کا تجربہ تو عباس صاحب آپ کے پاس بھی رہا ہے, تو میرے خیال میں اسی تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مشورہ بھی دیا عمران خان صاحب کو کہ اگر گورننس ٹھیک کرنی ہے تو اپنا منہ بند رکھیں. جی, میں نے تو جب یہ حکومت آئی تھی تو ایک ٹی وی پروگرام میں پوچھا گیا تھا تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں بطور سابق وزیر اعظم. میں کہا یہ کہ مشورہ ہے کہ منہ بند رکھیں, کام کریں. اچھا, تو انہوں نے کام تو نہیں کیا لیکن اور منہ بھی بند نہیں کیا. دونوں طرف ماری پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, مار ان کو نہیں پڑ رہی, مار ملک کی عوام کو پڑ رہی ہے. اچھا بھائی صاحب, ایک آخری سوال. فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کا ایک بیان آیا, بڑا امپورٹنٹ بیان ہے, اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اکثر جو ہیں وہ اشارے دیتے رہتے ہیں, وہ اس قسم کے منسٹر ہیں. مجھے بتائیے گا, وہ کہتے ہیں کہ ہم گورننس کے معاملے پر اپوزیشن اور حکومت کا اتفاق چاہتے ہیں, کوئی اشارہ سمجھا جائے, حکومت کی طرف سے کوئی میسج سمجھا جائے, کیا سمجھیں اس کو؟ نہیں, امپورٹنس تو سب کے بیانات, یہاں اتنے وزراء ہیں, اتنے بیانات دیتے ہیں, آج تک کسی وزیر نے اپنی وزارت کے بارے میں بیان نہیں دیا. ہر وزارت ناکام ہو گئی ہے, ہر وزیر دوسرے کی بات کرتا ہے. تو یہاں پر پولیٹیکل بھی, پارلیمنٹری افیئر کے وزیر بھی ہیں, یہاں پر لا منسٹر بھی ہیں, پرائم منسٹر بھی ہے. تو اپوزیشن تو بیٹھی ہوئی ہے, آپ سے 3 فٹ کے فاصلے پر ہاتھ بڑھائیں, اپوزیشن کبھی نہ نہیں کرے گی. چلیں, بہت پازیٹیو نوٹ کہ اپوزیشن تو بالکل آپ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے, ہاتھ بڑھائیے. ایک بہت ہی پازیٹیو قسم کی بات جو ہے شاہد خاقان عباسی نے جاتے جاتے کر دی. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.